अच्छा सही है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्शंस यानी कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो हम सुनते हैं बजट आ गया और ये फलाना अनाउंसमेंट हो गई, टैक्स कम हो गया, ये सारे जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी के पार्ट होते हैं। ये पॉलिसी का मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर जो इकॉनमी है जो उसके अंदर जो है वो पैसे वगैरह जो है वो उसके क्या मामलात रहेंगे। सबसे पहले तो उसके दो हिस्से होते हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, दूसरे को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड, अगले पेज पर ही शुरू में हेडिंग डली है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को ऐसे याद रखना, आप लोग मार्क भी कर लो बेशक इसको, कि फिस्कल पॉलिसी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो कलेक्शन कितनी करेगी पैसों की और खर्चे कितने करेगी। गवर्नमेंट के अगले साल के टोटल अखराजात और गवर्नमेंट के पास कितने टैक्सेस की मद में पैसे आएंगे, ये कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। जिसकी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट कलेक्शन यानी कि टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी उनके एक्सपेंडिचर्स, ये दोनों चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में शामिल होती हैं। फिर आती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जुड़ी हुई है स्टेट बैंक के साथ, फेडरल बैंक के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से उनका फेडरल बैंक है, वो देखता है वहाँ पे। तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि मुल्क में कितना पैसा हम छोड़ेंगे। ज़ाहिर है पूरा का पूरा पैसा मुल्क के अंदर लोगों के पास नहीं होता, कुछ पैसा बैंक अपने पास रोकता भी है। उसकी वजह ये होती है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही होती है तो पैसे रोकने पड़ते हैं। जब शॉर्टेज हो रही होती है चीज़ों की, यानी कि जब चीज़ें सस्ती हो रही होती हैं, इस तरह की चीज़ होती है, तो पैसा मार्केट में आपको छोड़ना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा पैसा जब आता है उससे ज़्यादा महंगाई होती है। ज़्यादा पैसे का मतलब है महंगाई होना, इन्फ्लेशन। तो जैसे ही महंगाई होती है गवर्नमेंट पैसे रोक देती है, अपने पास रोक लेती है। उसके तरीके क्या होते हैं? लोगों के पास गवर्नमेंट से पैसा आता है लोन की सूरत में। तो अगर गवर्नमेंट को पैसे रोकने, लोगों को नहीं देने, तो इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। पहले इंटरेस्ट रेट अगर 10% है तो 12-15% तक उसको ले जाएंगे। तो लोग खुद ही जो है वो पैसा नहीं निकालेंगे, पैसा बैंकों में छोड़ देंगे, लोन नहीं ले रहे होंगे। ये जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। इसको फिर अभी हम डिटेल में आगे देखते हैं। आगे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या शामिल है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर सबसे पहले तो इनकम है गवर्नमेंट की। क्योंकि अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करें तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटली बात सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ की होती है, और कंट्रीज़ का मतलब है यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की इनकम का जरिया होता है, प्राइमरी जरिया, मेन जरिया, टैक्सेस। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, आपको पता होगा, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्क आप लोगों को पता है क्या होता है? रिवीजन के लिए वैसे ही बताता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपको पता भी ना हो और आप पे करते जा रहे हो, जैसे वैल्यू एडेड टैक्सेस। जैसे आप बिजली का बिल भर रहे हैं, उसके अंदर आपने टैक्स पे कर दिया। और इस तरह के दूसरे टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने पे आप पे कर देते हैं, पता नहीं होता। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आप बाकायदा टैक्स की मद में पे कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ी का टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो मेन दो तरह के टैक्सेस होते हैं, ये गवर्नमेंट की असल आमदनी का जरिया होता है। इससे गवर्नमेंट कमा रही होती है, पैसे कमाती है। और वो कमाई क्यों करती है गवर्नमेंट? इसलिए करती है ताकि अपने एक्सपेंसेस पूरी कर सके, जो कि अगली हेडिंग है एक्सपेंडिचर। सबको देना होता है इनकम टैक्स, सब लोग देते हैं जितने लोग गवर्नमेंट की उस ब्रैकेट में फॉल हो जाए कि उन पे इनकम टैक्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुल्क है, उसने कहा हुआ है कि जो शख्स सालाना 10 लाख रुपए कमाएगा उस पे इनकम टैक्स लाजिम है, सालाना 10 लाख कमाने वाले। तो अब अगर वो शख्स फाइलर है या नॉन फाइलर है, दोनों केस में अगर उसकी इनकम 10 लाख रुपए है तो वो लाइबल है, उसको पे करना है साल की इनकम। तो वो लाइबल है, उसको हर हाल में इनकम टैक्स पे करना है। फ़र्क मैं बता रहा हूँ, फ़र्क ये होता है, फाइलर नॉन फाइलर ये होता है जो गवर्नमेंट के डेटाबेस में जो भी इदारा है, जैसे एफबीआर है पाकिस्तान में, उसके साथ रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, तो आप फाइलर हो। अब उसको फाइलर क्यों कहते हैं? फाइलर इसलिए कहते हैं कि साल के एंड में आप फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि मैंने इतना टैक्स की मद में पैसे दे दिए। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के साथ जब आप रजिस्टर हो जाते हैं, एनटीएन बनवा लेते हैं, एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपकी, तो फाइलर तो आप कहला लिए। होता क्या है, आप अपनी सारी इनकम का प्रूफ बताते हैं उनको। मेरी इनकम ये है, ये मेरी सैलरी है, सैलरी मेरी है लेट से महीने के 1 लाख रुपए, साल के 12 लाख होगा।
एक और मेरी इनकम का ज़रिया है कि मैंने एक दुकान है वो किराए पे दी हुई है, वहाँ से मेरी इनकम आती है। तो आपकी ये सारी इनकम को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट आपको साल के एंड में कहेगी कि आप पे इतना टैक्स बनता था, इतना टैक्स आप पे बनता था। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स बनता था साल के एंड पे लेट से 80,000 रुपये। तो फाइलर का मकसद क्या होता है कि आप अपने सालाना आपने बहुत सारे टैक्सेस पे किए, बहुत सारे टैक्सेस पे किए होंगे आपने इनकम के अंदर। तो आप फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं सारे कि मेरी कंपनी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो मेरे हर महीने जो है वो टैक्स काटते हैं 8,000 रुपये। ठीक है, तो 8,000 रुपये टैक्स वो जो काटते हैं, आपने वो पूरी फाइल बनाई, डॉक्यूमेंट जमा किए सारे, अपनी पे स्लिप निकलवाई अपनी कंपनी से, उसकी फाइल जो है वो FBR के पोर्टल पे सबमिट कर दी या बाय हैंड जाके उनको जमा करा दी। तो पता ये चला 8,000 महीने के हिसाब से आपने साल के 96,000 रुपीज़ पे कर दिए। अब गवर्नमेंट आपका जो क्लेम बता रही है, गवर्नमेंट कह रही है आपने पे करने थे 80,000 रुपये मिसाल के तौर पे, तो जो 16,000 है ये आपके एक्सेस पे होगा। फाइलिंग का मतलब ये होता है कि आपने ज़्यादा पे कर दिए तो वापस मिल जाएंगे, कम पे किए तो आपको साल के एंड पे और पे करने पड़ेंगे। अच्छा, वापसी पे करने का लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया वो गलत किया, बेसिकली वापसी नहीं पे होते वो कैरी फॉरवर्ड जाते हैं अगले साल में। तो ये जो 16,000 आपके एक्सेस इस साल हो गए, वो कैरी हो जाएंगे अगले साल में। अब आप अगले साल जो भी टैक्स है उसमें 16,000 कम पे करें। ये फाइलिंग या नॉन फाइलिंग कहलाता है। एक शख्स है नॉन फाइलर, उसने अभी अपनी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, वो इनकम टैक्स पे नहीं करता, तो अचानक ही उसके साथ ये होगा कि FBR वाले उसको देखेंगे, उसको अगर नज़र आ रहा होगा बज़ाहिर सामने बिजनेस है अगर, तो दिख रहा होगा कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है यहाँ पे तो कोई टैक्स हमें नहीं मिलता यहाँ से, या अगर जॉब वाला बंदा है तो वो देखेंगे कि भाई ये लड़का इसके अकाउंट में हर महीने लाख 1.5 लाख रुपए गिर रहे हैं, लेकिन इस अकाउंट से हमें कोई टैक्स नहीं आता। तो अचानक फिर वो साल भर 2 साल बाद कभी भी आपसे फिर ये क्लेम बनाएंगे कि आपने पिछले 4 सालों से टैक्स पे नहीं किया। तो अब आपका 4 साल का ये टैक्स बनता है, ये अब आपको पे करना है। इससे बेहतर ये होता है कि आप पहले से फाइलर बन जाए और जो प्रॉपर तरीका है टैक्स देने का उससे आप अपना टैक्स क्लियर तरीके से देते रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी पकड़ तो होनी है, और जब पकड़ होनी है तो फिर वो आपसे आपके पिछले पुराने ड्यूज भी मांगेंगे, और फिर उस पर ये होता है कि जुर्माने वगैरह भी लगते हैं, सज़ा वज़ा थोड़ी बहुत जो है वो भी हो रही होती है, और पेनल्टीज़ भी होती है उससे इनफैक्ट। तो जो आपका टैक्स बन रहा था साल का 70-80 हज़ार रुपये, जब वो पेनल्टी लगेगी तो वो लाख रुपए 1,20,000 बन जाएगा। तो पेनल्टी और इन चीज़ों से बचने के लिए अब कुछ लोग उसको सूद कहते हैं, कुछ पेनल्टी कहते हैं, सबका अलग अलग मौक़िफ़ है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि आप सूद में, पेनल्टी में, इन चीज़ों में ना पड़ें, तो आपके लिए बेहतर है आप डायरेक्ट उसको दे दें। जैसे बिजली का बिल होता है, तो आपने देखा होगा आपके अब्बू और अम्मी इतना घबरा रहे होते हैं कि भाई लेट फीस लग जाएगी, लेट हो जाएगा। हालांकि वो लेट फीस कितनी होगी, 500-600 रुपये। जब आप 15-20 हज़ार का बिल भर रहे हैं तो 500-600 लेट फीस का देने का तो मसला नहीं है। तो वो उस 500-600 से नहीं बच रहे होते, वो बच रहे होते हैं उस सूद की अमाउंट से। अब हर बंदे के नज़दीक एक अलग अलग चीज़ है ना, कोई कहता है ये सूद है, कोई कहता है पेनल्टी है, नाम चेंज कर दिया किसी ने। मैं क्या कहता हूँ वो एक अलग बात है, हम अभी ज़ाहिर इस्लामियत नहीं पढ़ रहे। तो लोग जो है वो उसमें ये देखते हैं कि सही है या गलत है। अब किसी के नज़दीक पेनल्टी सही नहीं है, इस वजह से वो आपके पेरेंट्स जो है या आपके घर में जो भी कमाने वाला है, आपके वालिद, भाई, शौहर, जो भी है, वो ये बोलेगा कि भाई मैं ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करूँ। तो वो किसी के नज़दीक सूद है, किसी के नज़दीक पेनल्टी है, तो वो इस वजह से उससे डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। इनकम टैक्स के साथ भी यही सेम केस है। इनकम टैक्स भी अगर आप टाइम से पे नहीं करेंगे तो पेनल्टीज़ आप पे लग जाएंगी, पेनल्टीज़ लग जाएंगी तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो फिर जो है वो अलग अलग ज़िम्रों में लोग उसको लेते हैं कि वो क्या है, पेनल्टी है, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है वो उसका मसला रहता है। तो गवर्नमेंट के जो ये हमारे हो गए इनकम और एक्सपेंडिचर, ये आपने इसको दूसरे नाम से सुना होगा, बजट के नाम से। जैसे ही जून आता है साल का, तो खबरों में, न्यूज़ में लोगों के मुंह से आप सुनना शुरू हो जाते हैं कि बजट नया आने वाला है। बेसिकली हर साल की 1 जुलाई को नया बजट जो है वो नाफिज हो जाता है, हर साल 1 जुलाई को। उसकी तैयारी जो है वो पहले से शुरू हो जाती है। जून के अंदर जो है वो जो इकोनॉमिस्ट है मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमी को देखते हैं, पैसों के मामला देखते हैं मुल्क के, वो क्या करते हैं, जून के अंदर से बजट जो है वो बना के गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली थी बजट बनाने की, वो मिसाल के तौर पे 5 जून को उन्होंने बजट तैयार किया,
और गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दिया कि हमने ये बजट बनाया है। इस साल हमारे अखराजात जो दिख रहे हैं ऑन पेपर, वो दिख रहे हैं 4,500 करोड़ के गवर्नमेंट के अखराजात। कैसे पता लगेंगे? हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेलवे है गवर्नमेंट का, आर्मी की तनख्वाहें होती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे इदारे हैं। प्लस हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फलाना रोड बन रहा है, फला हाईवे बन रहा है, कराची पोर्ट हमने बनाया है, दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं। तो उन सारे अखराजात को देखते हुए हमारे एक्सपेंसेस निकल के आ गए लेट से 4,500 करोड़ के। तो वो जो बजट बनाने वाला शख्स है उसका काम ये होता है कि वही देखता है कि किस तरह से 4,500 करोड़ के जो अखराजात हैं इतनी इनकम भी हम कर रहे हैं। इतनी इनकम हम कहाँ से करेंगे? मेन सोर्स होता है टैक्सेस, टैक्सेस से करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के दूसरे सोर्सेज ऑफ अर्निंग होते हैं, वहां से इतने पैसे नहीं आते जितने टैक्सेस से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूएसए के अंदर कुछ होटल्स खरीदे हैं, उन होटल्स से कमाई आती है। उन होटल्स को, यानी होटल का तो ये मॉडल होता है ना कि वहाँ पे लोग रूम लेते हैं रेंट पे, वहाँ रहते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहाँ कमाई होती है, पैसे आते हैं। तो वो पैसे हमारे पास, गवर्नमेंट के पास आते हैं, वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्योंकि कुछ मुल्क ऐसे होते हैं वहाँ का जो नौकरी पेशा तबका होता है, उसमें सारा का सारा तबका जो है वो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में फॉल नहीं होगा, सारा तबका। तो अगर सारा तबका इनकम टैक्स के ब्रैकेट में फॉल नहीं हो रहा, और जो फॉल हो भी रहा है उसमें से आधा नॉन फाइलर है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं उस बेचारे का, वो भी टैक्स नहीं देता, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे मुल्क को कुछ नए जरिए बनाने पड़ते हैं अपनी कमाई के, ताकि अखराजात को पूरे हो सकें। एक मुल्क है, उसकी जिम्मेदारी है अपने मुल्क में रहने वाले हर शख्स को, चाहे वो 50 लाख महीना कमाता है या चाहे वो 500 रुपये डेली की दिहाड़ी पे काम करता है, हर शख्स को बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान आप कहेंगे एक बुरा मुल्क है, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छा मुल्क नहीं है, बहुत सारे मसले हमारे साथ भी है। लेकिन एक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़ी जो बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी की हड्डी टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर, या कोई भी मसला हो जाए, उसके अंदर हमारे पास फ्री इलाज के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के। किसी का एक्सीडेंट हो जाए अगर, रोड पर एक शख्स है, आपने उसको अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, बाइक पे जा रहा था वो बेचारा, सबसे पहले आपके जहन में क्या आएगा? उसको अब्बासी ले चलते हैं। अब्बासी क्या है? हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आप जाते हैं, पर्ची बनाते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, अंदर जाते हैं, प्लास्टर भी लगता है, इंजेक्शन भी लगता है, टाँके भी लगते हैं, दवाई भी देते हैं, कोई खर्चा नहीं होता, फ्री होता है। इसी तरह से आपका सिविल हॉस्पिटल है, आपका जिना हॉस्पिटल है, आपका SIUT है, और आपके 10 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। उन सब के काम यही है कि उस तबके को जो कि बेसिक हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको जो है वो आप बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। यार एक काम करते हैं, ये ज़रा सर यासिर को दे दो, कॉल आ रही है तो वो कट दो। उनको बोलते हैं कि मिस की कॉल आ रही है, वो उनको कॉल बैक कर। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ये हॉस्पिटल है, वैसी तरह से हॉस्पिटल, इसी तरह स्कूल और कॉलेजेस भी होते हैं। ये जो हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस होते हैं, इनका मकसद भी ये होता है क्योंकि हर शख्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, हर शख्स इंटर के बाद एजुकेशन हासिल करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करती है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस आपने देखे हैं, हमने भी वहीं से पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। उनका मैार ऑल दो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट की एजुकेशन वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो हम सब वहीं से ही पढ़ते हैं, और जो है वो हमारा इंटर वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी कुछ हद तक है। तो यहाँ पे सेमी होती है बेसिकली, तो मैनेज कोई और कर रहा होता है, लेकिन अंडर गवर्नमेंट ही होते हैं वो, क्योंकि उनके नाम इस तरह के हैं, तो उनके नाम से आपको अंदाजा लगता है कि कराची यूनिवर्सिटी रीजन की यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, फेडरल का मतलब है मुल्क की, पूरे विफाक की। तो इस तरह से जो इदारे होते हैं, इस तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होते हैं। वो फ्री क्यों नहीं पढ़ा रहे? उसकी वजह ये है कि वो जो टीचर उन्होंने रखा है वो PhD करके आया हुआ है, उसकी तनख्वाह होगी, वो जिस जगह पे बैठे हैं उसका रेंट होगा, बिजली का बिल वहाँ का आएगा, वो आपसे एक मिनिमल फीस लेते हैं। अगर आप जाते हैं मिसाल के तौर पे इकरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप पढ़ते हैं तो आपकी पर मंथ 15,000 रुपये वहाँ पे लग रहे होते हैं पर मंथ। लेकिन इसी तरह अगर आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके पर मंथ 3,000 रुपये वहाँ खर्च होते हैं। बेसिकली वो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको पढ़ा रहे होते हैं कि
बेसिक एजुकेशन भी मिल जाए और जो है वो हमारे सिर्फ अखराजात पूरे होते हैं, ज़्यादा वो कोई इस तरह के मसले ना हो। तो ये जो है वो मकसद होता है एक्सपेंडिचर्स का। इन एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए कि कितने खर्चे हैं हमारे साल को, चला इस साल को पूरा निकालने के लिए, पिछले सालों को देखा जाता है, कौन से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। अक्सर हमारे यहाँ रोड बन रहे होते हैं, हाईवे बन रहे होते हैं, नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नई ट्रेन खरीदनी है, नई बसेस खरीदनी है गवर्नमेंट को। कॉलेजेस स्कूल हैं, उनके पिछले साल के खर्चे देखे, पिछले साल इतने इतने पैसे उनकी सैलरीज में और रेंट में जाते हैं। तो एक हम एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल लेते हैं, पिछले साल इतने गए थे, इस साल इतने जाएंगे। उस हिसाब से हम फिर टैक्सेस की परसेंटेज सेट करते हैं कि पिछले साल इतने लोगों ने टैक्स पे किया और पिछले साल परसेंटेज ये थी। तो अगर इस साल हमें पैसे ज़्यादा चाहिए और इतने ही लोग टैक्स पे करेंगे तो हमें परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, हमारा काम होता है। ये कहलाता है बजट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है ये दोनों चीज़ें बराबर रहें। जितने हमारे अखराजात हैं उतने ही पैसे हमारे पास आ जाएं, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, उतने आ जाएं। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हम एडवांस में पे कर देते हैं और टैक्सेस बाद में वसूल होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बाद में आएगा जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, इनकम टैक्स लोग आहिस्ता 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 पे कर रहे होंगे या साल के एंड में पे करेंगे। अक्सर लोग डेडलाइन पे करते हैं, बिल्कुल आखिरी महीने में जाके, आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिन में पे करते हैं। तो मसला ये होता है कि हमारी इनकम जो है वो तो बाद में आएगी, एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे करना है। जिस वेंडर से हम ये रोड बनवा रहे हैं, पूरा सड़क बन रही है, ये जो ग्रीन बस का रोड बन रहा है, इसको पेमेंट तो हमें करनी है अभी। थोड़ी सी लेट कर देंगे ज़्यादा था वो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 3 महीने रुक जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उसको हम साल 2 साल उसको लंबा ले जाए। तो उसे तो पेमेंट करनी है। तो क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट कर्जा लेती है, कितना एस्टिमेटेड खर्चा है उतना, उस कर्जे से अपने खर्चे पूरे कर लेती है और फिर अंदाज़ा लगाती है कि इंटरेस्ट इस पर कितना अप्लाई होगा। उस इंटरेस्ट के ऊपर फिर उस इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कि अमाउंट असल कितनी खर्च हुई प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल ये अमाउंट हो जाएगी जो असल पे करनी है। इतने हम टैक्सेस ले लेंगे लोग। ये बेसिकली उसका मैकेनिज्म होता है। इसको बराबर रखना है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि हम कह रहे थे इसको बराबर रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोन लेंगे इंटरेस्ट ऊपर नीचे होगा, अचानक एक और लोन लेना पड़ जाएगा। मुल्क में एक बड़ा जलजला आ गया, एक बड़ा सैलाब आ गया, एक कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, नई ट्रेन डालनी पड़ी। पीआईए गवर्नमेंट का इदारा था, अब नहीं है। पीआईए में 4 नए जहाज़ खरीदने हैं, पीआईए के जहाज़ पुराने हो रहे हैं उनको रेनोवेट करना है, पीआईए में कोई नया खर्चा करना है, कराची एयरपोर्ट की तरह एक और हमें कोयटा में नया एयरपोर्ट डालना है। तो ये सारे हमें नए अखराज करने पड़ गए, खुदा ना खास्ता अचानक करने पड़ गए, प्लान में नहीं थे, बजट में नहीं थे, अचानक करने पड़ गए। तो ये चीज़ें चेंज होती है, बजट रिवाइज भी हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बजट आया था जुलाई में, नवंबर में, दिसंबर में बजट रिवाइज हो गया, बजट में चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, किसी भी चीज़ में इजाफा कर दिया। तो ये जो है वो रिवाइज बजट है। खैर, हम कह रहे थे कि ये बराबर नहीं हो सकता और फिर हमने इसका हल ये निकाला था कि अगर ये इस साल बराबर नहीं हो सकता तो इस साल हम डिफरेंस ले लेते हैं कि 4,500 करोड़ के खर्चे हैं हमारे, लेकिन टैक्सेस आ गए 4,000 करोड़। इसका मतलब है कि 500 करोड़ जो है वो 500 करोड़ जो है वो 500 करोड़ बचे ना, 500 करोड़ जो बचे वो अगले साल में कैरी हो जाएंगे। अगले साल अब हमें 500 करोड़ ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने होंगे। तो ये जो है वो हमारा इस तरह से बजट जो है वो ईयर टू ईयर जो है वो चलता रहता है। अब इसकी टर्मिनोलॉजीज है, इसका खास नाम है, इस नाम को भी याद रखिएगा। एक चीज़ कहलाती है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट एक ऐसी सूरत को कहते हैं जिसके अंदर हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए लेकिन पैसे हमारे पास कम आए, डेफिसिट हो गया पैसों का, बजट डेफिसिट कहलाता है। एक दूसरी सूरत होती है इसी तरह की, उसे हम कहते हैं बजट सरप्लस। बजट सरप्लस ये होता है अखराजात हमारे कम थे, टैक्सेस की मद में पैसे ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन दोनों सूरत हाल जो है, बजट डेफिसिट भी और बजट सरप्लस भी, दोनों सूरतें अच्छी नहीं है, ख़राब है। बजट डेफिसिट की सूरत में हमें एडिशनल कर्जे लेने पड़ेंगे बैंक से, वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से या किसी और मुल्क से।
एडिशनल कर्जे लेने पड़ेंगे, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होगा, हमारे अखराजात ज़्यादा होंगे, और मुल्क में हम बहुत सारा एक्सेस पैसा छोड़ देंगे। गवर्नमेंट मुल्क में एडिशनल पैसा डाल भी देगी और लोगों के पास एक्स्ट्रा और भी छोड़ देगी, जो उनसे कलेक्ट करना था वो भी छोड़ दिया और डाल भी दिया एक्स्ट्रा पैसा। हम कह रहे हैं एक्सपेंसेस कर दिए ना, एक्सपेंसेस कहाँ कर रही है गवर्नमेंट, मुल्क में ही डाल रही है ना वो पैसे, लोगों को सैलरी की मद में दे रही है। आर्मी, नेवी, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, रेलवे, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, इन लोगों को दे रही है, प्लस कंपनीज को दे रही है, बिजनेसेस को दे रही है। दो लोग हैं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस और इंडिविजुअल, इन दोनों लोगों पे ही गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है। इंडिविजुअल्स पे तो समझ आ गया सैलरी की मद में कर रही है, बिजनेसेस पे कर रही है कॉन्ट्रैक्ट देकर उनको। एक रियल एस्टेट कंपनी है, बिल्डिंग कंपनी है, वो रोड बना रही है, उससे रोड का जो है वो आपने प्रोजेक्ट ले लिया और उसको आपने बोला कि आपको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, ये एक्सपेंस उस पर कर दिया, तो मुल्क में पैसा डाल दिया, लेकिन ये पैसा वापस भी निकालना था, पैसा वापस नहीं निकाला, कम निकाला। इसका मतलब है मुल्क में एक्सेस पैसा रह गया। हमने बात की थी कि पैसा ज़्यादा रह जाना बुरी बात है, महंगाई हो जाती है इससे। बजट डेफिसिट का ये मसला है, बजट सरप्लस के साथ भी यही मसला है कि मुल्क में पैसा ज़्यादा छोड़ दिया, मुल्क में पैसा ज़्यादा रह गया, सॉरी गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ गया, गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कम था गवर्नमेंट का, 4,000 करोड़ का अगर खर्चा था 5,000 करोड़ आ गए टैक्सेस ले लिए, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम कर दी आपने। लोग अपने अखराजात पूरे कर लेते, करना चाहते थे, उनकी किसी तरह से उनकी इनकम कम हो गई, 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा आपने वहां से ले, तो दोनों सूरतें खराब है। इस सूरत में क्या होता है, बजट सरप्लस की सूरत में चीजें सस्ती हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होती है, एग्रीगेट डिमांड या डिमांड कह लो आप लोग। तो जब पैसा लोगों से ले लोगे तो वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे होंगे, जब लोग चीज़ें नहीं खरीद पा रहे होंगे तो बिजनेसेस परेशान होकर मजबूरन चीज़ें सस्ती कर देंगे, या दूसरा काम, एक और काम करते हैं वो, कि जब चीज़ें नहीं बिक रही, एक बिजनेस है उसकी सेल्स नहीं हो रही, खर्चे किए जा रहे हैं, लोग भी रखे हैं, उसने पैसे खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही, तो वो क्या करता है, अपने एक्सपेंसेस कम करता है। और सबसे पहली चीज़ जो लोगों की दिमाग में और नज़र में आती है खर्चे कम करने के लिए, वो क्या आती है, लोगों को नौकरी से निकाल दो। सबसे पहली चीज़, किसी भी बिजनेस ने अगर ये सोचा है कि यार पैसा इतना नहीं आ रहा, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, सबसे पहली चीज़ बिजनेस के ध्यान में आएगी कि 5 बंदे नौकरी से निकाल देते हैं तो सही हो जाएगा मसला। तो ये मसला जो है वो आ जाता है। बजट डेफिसिट हो गया और बजट सरप्लस हो गया, तो ये दोनों चीज़ें जो है, इन दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है, ना बजट सरप्लस अच्छा है ना बजट डेफिसिट अच्छा है। अच्छा क्या है, बैलेंस बजट अच्छा है। बैलेंस बजट कौन सा होता है, जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर्स बराबर हो, इक्वल हो। फिर देखें अगला हेडिंग डला हुआ है यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पे हमने बात की, ये भी फिस्कल पॉलिसी की तरह ही होती है। इसके अंदर गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है, ये स्टेट बैंक या फेडरल बैंक इसको देख रहा होता है, और इसमें हम ये मेनली देख रहे होते हैं कि मुल्क में कितना पैसा छोड़ना है और कितना पैसा अपने पास रखना है। ये हम करते कैसे हैं, सिंपल एक ही फॉर्मूला, एक ही चीज़ है, उसकी मदद से करते हैं, इंटरेस्ट रेट, कर्जे। अगर आपको मुल्क में पैसा ज़्यादा डालना है, मुल्क में पैसे की शॉर्टेज हो गई, मुल्क में पैसे कम है, लोग चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, एग्रीगेट डिमांड कम है, ऐसी सूरत में आप ये करते हैं, मुल्क में पैसा ज़्यादा छोड़ते हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो मैं और आप, हम इंडिविजुअल्स भी बैंक से लोन लेंगे और बिजनेसेस भी बैंक से लोन लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, एक शख्स बोल रहा है कि यार मैंने इस साल गाड़ी खरीद ली, मैं 4 साल से गाड़ी खरीदने का सोच रहा था, इस साल फाइनली मैंने गाड़ी खरीद ली। तो जब उससे पूछेंगे भाई 4 साल से क्यों नहीं खरीदी थी, अभी क्यों ले ली, तो वो बताएगा भाई काइबोर रेट बहुत बढ़ा हुआ था या इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था, जो भी चीज़ वो बताएगा आपको। तो इसका मकसद ये होता है कि वो जो गाड़ी 35 लाख की थी, 35 लाख की जो गाड़ी थी, वो बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए होने की वजह से 40 लाख की मिल गई आज से पिछले 4 सालों में। लेकिन इस साल जो बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो वो 35 लाख की गाड़ी हमें मिल रही है 38 लाख की। तो उस बंदे ने क्या किया, पहली फुर्सत में 2 लाख सेव हो रहे थे, 2 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है, ये अक्सर जो एक मिडिल क्लास सबका होता है उसकी एक महीने की टोटल इनकम होती है। तो वो क्या सोचेगा, वो बोलेगा कि अब अच्छा टाइम है गाड़ी उठा लेते, वो पहली फुर्सत में क्या करेगा, गाड़ी खरीद लेगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट पैसे छोड़ती है मुल्क के अंदर, जैसे अभी इस केस में हमने देखा इंटरेस्ट रेट कम करके, तो ऐसी सूरत के अंदर खुद ही जो है वो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोग खर्चे बढ़ा देते हैं।
बिजनेस भी यही करता है, जब बिजनेस देखता है इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो बिजनेस कर्जे लेता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेता है। बिजनेस काफी सालों से सोच रहा होगा कि बिजनेस बढ़ाते हैं, नई ब्रांचें खोलते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर होगा कि वो नहीं कर पा रहा होगा। अचानक इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो वो फाइनली फिर ये काम कर लेता है। अब आप लोग सोचोगे कि हम लोग तो इंटरेस्ट या लोन जो है वो जाके लेते हैं एचबीएल से, यूबीएल से, या दुबई इस्लामिक से, या मीज़ान बैंक से, या किसी इस्लामिक से या कन्वेंशनल बैंक से लेते हैं। तो उसमें स्टेट बैंक का क्या ताल्लुक है, हम स्टेट बैंक की बात क्यों कर रहे हैं? स्टेट बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है तो इन बैंक से उसका क्या ताल्लुक है? तो बेसिकली ये बैंक टोटली डायरेक्टली स्टेट बैंक से जुड़े हैं। स्टेट बैंक ही इनको बताता है कि आपने इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, क्या चलाना है। उसकी वजह क्या है? इन बैंक्स के पास अपने कोई खास पैसे नहीं होते, ये लोग भी स्टेट बैंक से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। अगर इस बैंक ने, जो कि एचबीएल है, स्टेट बैंक से लोन लिया है मिसाल के तौर पे 10% इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो आपको 11% पे ही देगा डेफिनेटली। लेकिन अगर स्टेट बैंक से उसने ही लोन 7% पे लिया, अब वो आपको 8% पे दे देगा। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि अगर बैंकों को पैसे सस्ते मिल रहे हैं, अगर पैसा बैंक को ही सस्ता मिलेगा तो वो आपको भी सस्ता दे देगा। लोन क्या है? लोन में आप पैसा खरीद रहे हैं, पैसे की एक प्राइस पे कर रहे हैं। प्राइस क्या है पैसे की? बेस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दो चीज़ें। तो आप बेसिकली फिर उसको पे करके अपने पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो ये जो है वो पहली चीज़ तो ये करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपकी गवर्नमेंट या आपका फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट को छेड़ता है, ऊपर नीचे करता है, और उससे जो है वो मुल्क में पैसे ज़्यादा छोड़ता है या कम छोड़ता है। दूसरी चीज़ वो ये करता है कि उन्होंने हर बैंक को एक रिजर्व रिक्वायरमेंट दी हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि हर बैंक के पास इतना रिजर्व अमाउंट लॉकर में पड़ा हो हर वक्त, एक अमाउंट बताई गई, परसेंटेज बताई गई। तो स्टेट बैंक क्या करता है, जब उसको ज़्यादा पैसे मुल्क में छोड़ने होते हैं तो वो बैंक का रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देता है। जैसे स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा हुआ है कि आपको अपने पास हर हाल में अपने टोटल डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट समझते हो आप लोग के, लोगों ने जो पैसे अपने बैंक में रखे हैं वो डिपॉजिट, पूरे कराची ने मिलके अगर एचबीएल बैंक के अंदर 1,000 करोड़ रुपए रखे हैं तो ये उनका टोटल डिपॉजिट है। स्टेट बैंक उनको ये बताता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट देता है कि बॉस आप लोग जो है वो 10% रिजर्व रखोगे अपने पास। ये उनको रिजर्व रिक्वायरमेंट मिली है, सिर्फ एक बैंक को नहीं, सब बैंक। तो अगर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी ये बनाई थी कि मुल्क में पैसे ज़्यादा छोड़ने, तो स्टेट बैंक बैंक्स को बोलेगा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट अब आपकी 10% नहीं है, अब आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट सिर्फ 6% है। आप सिर्फ 6% पैसे रखो अपने पास, बाकी सब लोगों को कर्जे में दे दो। इससे क्या होगा? मुल्क में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। अगर बैंक ज़्यादा पैसे लोन दे पाएगा तो मुल्क में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर बैंक्स को रोकना है, अगर स्टेट बैंक्स को रोकना है कि मुल्क में पैसे ज़्यादा ना छोड़ें, तो स्टेट बैंक ये करेगा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक्स को बोलेगा कि 10% थी पहले, अब 15% है, आपको हर हाल में 15% अपने लॉकर में अपने पास कैश की सूरत में रखना है। ये क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं ताकि बहुत सारे लोग ऐसे उन्होंने पैसे डाले हैं वो भूले में रख के छोड़े हैं, सालों में निकाल लेते हैं, कभी थोड़े बहुत निकालते रहते हैं, बाकी रखते हैं। तो अचानक अगर किसी शख्स से अपने पैसे निकालने, बड़ी अमाउंट विड्रॉ करनी है, किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, तो बैंक के पास इतना कैश होना चाहिए लाजमी। असल में ट्रांसफर की सूरत में तो ये होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आपने अपने अकाउंट को खोला एचबीएल में, यूबीएल में, इंटरनेट बैंकिंग को खोला और वहां से पैसे ट्रांसफर कर दिए अपने दूसरे अकाउंट में या अपने किसी रिश्तेदार, भाई, दोस्त के दूसरे अकाउंट में। तो उसकी सूरत में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर नंबर वहां से लेस हो जाता है, वहां प्लस हो जाता है। उसमें हार्ड कैश तो मूव नहीं हो रहा, उसमें बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट की तो कोई ताल्लुक नहीं फिलहाल बन रही। तो बैंक के पास मेजर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रही होती, कंप्यूटर में नंबर्स में हो रही होती। इस वजह से रिजर्व रिक्वायरमेंट सिर्फ 10% के करीब ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। बाकी अमाउंट तो कंप्यूटर में, ऐप में, मोबाइल में नंबर्स के अंदर ही घूम रही होती है। तो उसके अंदर तो बैंक को अपने पास वो पैसे रखना ज़रूरी भी नहीं, सिर्फ वो नंबर दिख रहा हो स्क्रीन पे कि हाँ ये पैसे हैं, उस पैसों में से फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। कैश बस इतना ही रखते हैं वो जितना स्टेट बैंक ने कहा हुआ है। तो दो तरह से हम मॉनेटरी पॉलिसी को ऑब्जर्व करते हैं, या हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं कि अच्छा इसमें भी यही होता है
एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे वहाँ पीछे हमने देखा था डेफिसिट और सरप्लस होता है, तो यहाँ पर भी यही सेम केस होता है कि हमें इसको कम करना है या बढ़ाना है। अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये मिला हुआ है, पॉलिसी ये मिली है कि इस साल हमें कॉन्ट्रैक्शन करनी है पैसों में, मुल्क में पैसे बहुत हो गए, चीज़ें महंगी हो रही हैं, पैसा बहुत है मुल्क में, इस पैसे को कम करना है, तो स्टेट बैंक इन दो में से कोई एक काम करेगा, बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देगा, सॉरी, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अगर एक्सपेंशन करनी है, मुल्क में पैसा ज़्यादा डालना है, पैसे कम हो गए, तो ये पैसे कम किस सूरत में होते हैं, उस वक्त भी होते हैं जब हमारे मुल्क में इम्पोर्ट बहुत हुई है। पिछले साल नोटिस किया हमने कि इम्पोर्ट बहुत हुई है, मुल्क से पैसा कम हो गया होगा, इम्पोर्ट होती है तो क्या होता है, पैसा जा रहा है ना मुल्क से, तो इस सूरत में भी हमें मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन करनी पड़ती है। एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये दो मेजर चीज़ें, असल इन दो तरीकों से गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा रही होती है या कम कर रही होती है। एग्जैक्ट वर्ड इसका जो बुक में लिखा था उसको मार्क कर लो अपने पास, इसी नाम से वो पूछता है। इंक्रीज और डिक्रीज का लफ्ज यूज कर सकते हैं हम नॉर्मल कन्वर्जेशन में, आपस में बात करते हुए कर सकते हैं, लेकिन किताब के अंदर जो लफ्ज यूज हुआ है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, पेपर के अंदर हम यही दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये लिखा हुआ कहाँ है, तो भाई ये लिखा हुआ है, देखें यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी की हेडिंग डली हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ है भाई, ठीक है, पहली लाइन में लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये जब हमें मुल्क में पैसे ज़्यादा डालने हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है जब हमें मुल्क से पैसे ज़्यादा निकालने हैं। तीसरा एक और तरीका होता है, इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता, उसका यूज़ थोड़ा कम ही है। गवर्नमेंट मुल्क से पैसे निकाल लेती है उसमें या डाल देती है। उसमें तरीका ये होता है कि एक आपने देखा होगा बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पे बैंक में या स्टेट बैंक में या कहीं पे भी वहाँ पे बॉन्ड सेल हो रहे होते हैं बैंक के अंदर, बॉन्ड, बॉन्ड्स के नाम सुने, बॉन्ड का नाम सुना है आप लोगों ने भाई, बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड किसी ने कभी निकला है बॉन्ड, पैसे निकले किसी के, किसी का सुना है निकले पैसे, कितने की सुना है, कितने निकले? अच्छा बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, 500 रुपये वाला भी होता है, 1000 रुपये वाला भी, 5000 वाला भी, और बड़े बॉन्ड्स भी होते हैं उससे बड़े भी, सबकी अलग अलग अमाउंट होती है। जो बड़े बॉन्ड्स होते हैं उसमें लाखों रुपए भी निकलते हैं लोगों के। तो बेसिकली होता है ये, आपने बॉन्ड खरीद लिया और वो बॉन्ड खुलेगा महीने के एंड में, महीने के एंड में जो है अखबार के अंदर उसकी लिस्ट आएगी कि इस महीने इस बंदे का बॉन्ड खुल गया। 5000 वाले जिन लोगों ने बॉन्ड लिए थे उसके अंदर फलाने का खुला है, 1000 रुपये वाले में इसका, 5000 में इसका और उसमें इसका। तो आप अपना बॉन्ड का नंबर, अपनी बॉन्ड की पर्ची लेके बैंक जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मेरा बॉन्ड खुला है, मुझे ये पैसे देते, वो आपको दे देगा। तो गवर्नमेंट अपना इतना नुकसान क्यों कर रही है कि आपको 5000 रुपये आपसे लिए थे, बदले में आपको 1 लाख रुपए दे दिए बॉन्ड खुलने में, ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि वो 5000 का बॉन्ड सिर्फ आपने नहीं खरीदा, क्या होता है, कितने लोगों ने खरीदा। असल बात यही है कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, यानी गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है कॉन्ट्रैक्शनरी, पैसे कम करने हैं मुल्क से, तो गवर्नमेंट लाखों बॉन्ड अनाउंस करती है, कहती है लाखों के हिसाब से हमने बॉन्ड बना लिए 5000 वाले, ये आप लोग सब खरीदिए। 5000 वाले 1 लाख बॉन्ड का मतलब कितना है भाई, 50 करोड़ हो गए, 5000, हाँ 50 करोड़। इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास 50 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे 1,05,000 वाले बॉन्ड बेच के जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पैसा निकाल लिया मुल्क से, मुल्क में जो पैसा था, गवर्नमेंट का मसला भी हल हो गया। मुल्क में क्या हो रही थी, महंगाई हो रही थी ज़्यादा पैसों की वजह से, हमने वो पैसे निकाल लिए बॉन्ड अनाउंस करके। इसी तरह बड़े बॉन्ड्स होते हैं, 1000 रुपये वाला बॉन्ड, 5000 रुपये वाला बॉन्ड भी होता है और शायद उससे बड़े भी होता है, मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं होता है उससे बड़े। 5000 वाला तो सुना है मैंने कि 5000 वाला भी होता है, नहीं होता है, सही है। तो ये जो है वो इस वजह से होते हैं कि ताकि मुल्क से पैसे निकाल लिए जाए। अगर मुल्क में अपने पैसे छोड़ने तो आप बॉन्ड ना अनाउंस करें, इस साल के बॉन्ड नहीं है भाई, जितने थे वही चल रहे। बॉन्ड का केस क्या होता है, आपने एक दफा खरीद लिया ना, तो वो फिर हर महीने फिर अनाउंस होता रहता है कि इस महीने इसका खुला, इस महीने इसका खुला, बार बार नहीं खरीदना होगा आपको। आपने एक 500 रुपये वाला बॉन्ड खरीदा, अपने घर में अलमारी में रख दिया संभाल के, अब हर महीने आपको सिर्फ बॉन्ड की वो देखनी है अनाउंसमेंट कि इस महीने मेरा खुला या नहीं खुला, नहीं खुला फिर रख दें उसको, अगले महीने फिर चेक करिए।
अगले महीने भी नहीं खुला, फिर उससे अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने। ये 5,000 रुपये आपके गवर्नमेंट के पास सेव है। किसी भी दिन आप जाके बैंक के पास जा सकते हैं, किसी भी बैंक जाए उठ के, उसको वो बॉन्ड दे, बोले यार मुझे इसके पैसे दे दो वापस, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये खुल ही नहीं रहा, ये तो 50 साल हो गए खुल नहीं रहा, अब्बू ने खरीदा था। तो वो आप उसको दें, वो आपको कैश कर देगा। ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखूं कि ये हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उससे फायदा ये हो रहा है कि पैसों की जो वैल्यू है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कम हो जाती है मुस्तकबिल में। आज जो 5,000 रुपये, आज आप 5,000 रुपये का नोट लें अपने अब्बू से, मार्केट जाएं, शॉपिंग पे जाएं, कपड़े खरीदें जाके, तो आप 2 शर्ट खरीदेंगे, 2 पैंट खरीदेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। सिगरेट विगरेट नहीं आएगी फिर उसमें आपकी, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो आज तो ये हो गया। आप आज से 3 साल बाद फिर अब्बू के पास जाते हैं, अब्बू को बोलते हैं अब्बू पैसे दो, 2 पैंट 2 शर्ट लेनी है। अब्बू बोलते हैं 5,000 ले लो, पिछली बार ही 5 दिए थे तुम ले आए थे। इस बार जब आप 5,000 लेके जाते हैं तो इस बार आपको सिर्फ 2 पैंट्स मिलती है और 1 शर्ट मिल जाती है। ठीक है। इसकी वजह क्या है? वैल्यू कम हो गई पैसों की, महंगाई नहीं हो गई, वैल्यू कम हो गई। उसको नजर हमें ऐसा आ रहा है महंगाई हो गई। लफ्ज ये है कि पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई थी, तो पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। गवर्नमेंट ने अगर आपके 5,000 रुपये लेके अपने पास रख लिए, तो आपके तो 5,000 वही 5,000 है। आप अगर 10 साल बाद भी वो बॉन्ड कैश कराएंगे, आपको 5,000 ही मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का उस वक्त का वो काम निकल जाएगा जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। गवर्नमेंट ने तनख्वाहें देनी थी अपने लोगों को, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, एम्प्लॉयज को। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर खड़े हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिली उनको। गवर्नमेंट ने उन्हें तनख्वाह देनी है। गवर्नमेंट सोच रही है बैठ के क्या करें। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा एक काम करते हैं, ओपन मार्केट के अंदर थोड़ा सा कैश वाली सिक्योरिटी बेच देते हैं, कैश सिक्योरिटीज कहते हैं इनको। तो वो जाते हैं बैंक्स को, बोलते हैं भाई इतने इतने बॉन्ड हैं, इनको बेचो आप, इससे गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं, उस वक्त का काम निकल जाता है। बाद में जब लोग कैश कराएंगे वो फिर बात की बाद में हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो अगली हमारी ज़रूरी बात है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब हम चलते सीधा अगले टॉपिक पे जिसका नाम है, ये हमने देख लिए थे सारे, इस पर हमने बात कर ली थी, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप, इन्फ्लेशन की टाइप, ये भी देख ली थी। अब हम देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का, आखिरी टॉपिक। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के बाद, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 15 के बाद, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा खैर, अच्छा अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पेमेंट का मकसद या पेमेंट लफ्ज का मतलब तो यही होता है कि पैसे या तो दिया आपने किसी को, पेमेंट कर दी, पैसे किसी से आए तो पेमेंट आ गई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या सिर्फ पेमेंट का मतलब भी यही होता है कि मुल्क से कितने पैसे बाहर गए और मुल्क में कितने पैसे वापस आए। अभी तो हमने बैलेंस ऑफ बजट देखा, हमने मॉनेटरी पॉलिसी का बैलेंस देखा, ठीक है, उसको देखा। अब हम बात कर लेते हैं सीधा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर बता दें इन लोगों को, 171। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेफिसिट और सरप्लस हो सकता है। कह रहे हैं कि इफ द कंट्री हैज डेफिसिट ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट है तो उसका मतलब ये है कि मुल्क से पैसे ज्यादा चले गए बाहर। कैसे जाते हैं पैसे बाहर? बहुत सारे तरीके होते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। 15,000 लोग इस साल यूरोप चले गए पाकिस्तान से पढ़ने के लिए। हर बंदा 40 लाख रुपए अपने ब्लॉक अकाउंट में डाल के गया होगा यूरोप के अंदर जाने के लिए। आपको जो है वो कोई
5,000 6,000 पाउंड जो है वो यूरोज जो है वो अपने ब्लॉक अकाउंट में शो कराने पड़ते हैं, ताकि आप उन्हें ये साबित कर सकें कि मेरे पास यहाँ पे साल भर के रहने के पैसे मौजूद हैं। साल भर के तो नहीं चलेंगे, वो 3 4 महीने 6 महीने चल जाएंगे वहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे रहने के पैसे मौजूद हैं। वरना क्या होता है, वहाँ जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, और वहाँ जाके फिर और जॉब कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं किसी, और उबर चला रहे हैं, करीम चला रहे हैं, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक वहाँ मसला क्रिएट हो जाता है। तो क्योंकि ऑल्दो आप जॉब करने नहीं गए, जॉब वीज़ा पे नहीं गए, आप स्टडी वीज़ा पे गए हो, तो आपको वहाँ जॉब करना अलाउ नहीं होता। स्टूडेंट नौकरी नहीं कर सकता बाहर, ठीक है। और ख़ासतौर पे वो शख्स जो दूसरे मुल्क से आया हुआ पढ़ने के लिए, अपने मुल्क को ये बोल के आया कि मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो मुल्क आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यार मैंने इसको स्कॉलरशिप भी दिया, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिया, तो ये पढ़ाई पे फोकस करे, पढ़े। अगर ये पढ़ेगा, डिग्री पूरी कर लेगा, तो कुछ साल तो मेरे मुल्क में कमाएगा, इस मुल्क के अंदर लेबर फोर्स बढ़ेगी, वर्क फोर्स बढ़ेगी, कुछ अपना ऐड करेगा, एक्सपर्टीज लेकर आएगा, तो मेरे मुल्क की जो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का लेबर है वो बढ़ जाएगा, इन शॉर्ट। वैसे ही गया, अगर अगर वो गए वर्क वीज़ा पे, तो फिर तो वो जाके मस्त नौकरी करे। पढ़ने गए, तो पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा पे जाना पड़ेगा। एक दो तीन वीज़ा होते हैं, तीन तरह के होते हैं, देखिए, एक होता है स्टडी वीज़ा, एजुकेशनल, जिसमें आप पढ़ोगे जाके। एक होता है वर्क वीज़ा, उसमें आप जाके नौकरी करोगे। एक होता है विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़ा में आप जाके पढ़ नहीं सकते। विजिट वीज़ा का मतलब ये कि विजिट वीज़ा होता है 15 दिन का, हफ्ते महीने भर का, हफ्ते का। क्योंकि विजिट वीज़ा का मकसद ये आप घूमने जा रहे हो, जैसे छुट्टियों पे जा रहे हो आप, आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपने कहा कि मैं अपने अम्मी अब्बू भाई बहन दोस्त यार और वालिद वालदा शौहर बीवी बच्चे इन लोगों को लेके घूमने जा रहा हूँ, तुर्की जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए आपको तुर्की जाना है, तो वो आपको दे देंगे विजिट वीज़ा। 1 महीने का होगा वो विजिट वीज़ा। आप 1 महीने में घूमेंगे फिरेंगे, 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप अगर उनके एम्बेसी जाते हैं, उनसे कहते हैं मुझे 1 हफ्ते के लिए एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें 1 महीने 1 हफ्ते के लिए। तो वो देखेंगे कि यार हाँ, ये तो घूमने आया हुआ है, 1 हफ्ता तो एक्सटेंड हो सकता है, या आपको टिकट नहीं मिल रही है, आपका वापसी का टिकट नहीं हो रहा, कोई भी मसला हो रहा है, तो वो हफ्ता भर 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर देंगे, कुछ पैसे आपसे ले लेंगे उसके। तो ये विजिट वीज़ा कहलाता है। इसमें आप पढ़ नहीं सकते, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते। 1 हफ्ते 1 महीना में क्या पढ़ेंगे, या 1 हफ्ते 1 महीने में क्या जॉब करेंगे। तो जैसे अच्छा, जॉब अगर आप बोले यार 1 महीना कर लेता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे, नौकरी कर लेता हूँ, तो जिस शख्स के पास आप नौकरी के लिए जाएंगे ना, वो भी आपसे बोलेगा कि भाई आपके पास इस मुल्क की रेजिडेंसी है, कुछ है, जैसे हमारे यहाँ NIC होता है, तो वहाँ पे भी अलग अलग ID कार्ड होते हैं हर मुल्कों के। तो बोलेंगे आपके पास वो है, अगर नहीं है तो आप किसी और मुल्क से आए होंगे, तो आपके पास वीज़ा है, तो आप उसे बोलेंगे हाँ वीज़ा है, वो आपका वीज़ा चेक करेगा, तो कहेगा आपको विजिट वीज़ा पर है सर, आपकी जॉब कैसे होगी, वो आपको भगा देगा। सही है। छुप छुपा के करते हैं लोग। जैसे एक शख्स गया हुआ है, और अच्छा, अगर आप स्टडी वीज़ा पे गए हो, स्कॉलरशिप पे भी गए हो, आप जर्मनी गए हो, और जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, उसने आपकी पूरी फीस उठाई हुई है, आपकी पूरी फीस वो यूनिवर्सिटी पे कर रही है। कोई उनकी स्कीम आई हुई है इस तरह की, मिसाल के तौर पे आती रहती है यूरोप में, US में। तो वो चाहते हैं हमारे पास बच्चे आए, नए लोग पढ़े आगे, हमारी वर्क फोर्स बढ़े, मुल्क में लोग आए नए। वो इस तरह की चीज़ें अनाउंस करते हैं, कह देते हैं एडमिशन फीस नहीं है, या वो कहते हैं शुरू के 3 सेमेस्टर की 50% फी है, इस तरह की स्कॉलरशिप दे देते हैं। या वो कहते हैं अगर आपके अपने मुल्क के अंदर बैचलर्स में 80% थी, या 3 GPA थी, या 4 GPA थी, तो आपको हम स्कॉलरशिप दे देंगे कि आपकी फ़ी जो है वो 80% ऑफ हो जाएगी, कुछ भी दे देंगे स्कॉलरशिप। तो आप वहाँ जाएंगे, पढ़ना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, क्योंकि बड़े जुगाड़ू होते हैं पाकिस्तानी लोग, वो क्या करते हैं, चले गए, पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल हॉस्टल भी देती है आपको रहने के लिए, सब देती है। पहुँच गए, कुछ टाइम वहाँ पे आपने पढ़ा वढ़ा, आपने नोटिस किया कि यार मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ 9 बजे 10 बजे, और 2 बजे 3 बजे तक मैं फारिग हो जाता हूँ। अब मैं रात में कुछ काम तो कर सकता हूँ, पैसे आ जाएंगे, घर भेज दूंगा, या अपने खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन बच्चे, नेपाली बच्चे, बांग्लादेशी बच्चे, ये बच्चे वहाँ जाके क्या करते हैं, ऑड जॉब्स करते हैं। ऑड जॉब क्या होती है, ऐसी जॉब जो आपकी फील्ड की ना हो, छोटे से ड्यूरेशन की। जैसे KFC में किचन में काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, वहाँ पे कुछ पका रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, या लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बंद करते हैं खोलते हैं उसको, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, उबर करीम चला रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो पाकिस्तानी और इंडियन लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे,
आपके मेरे जैसे दूसरे पाकिस्तानी इंडियन भी हैं, तो उन्हें हमसे एक सेंस ऑफ हमदर्दी होता है थोड़ा सा। आप उनके सामने जाके अपना मसला रखते हैं, यार यार परेशान हूँ, फीस फीस निकालनी होती है, पैसे नहीं होते, ज़रा मुझे दे दें कोई जॉब वॉब। तो इंडियन पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ छोटे मोटे बिजनेस खोले हुए होते हैं, दुकानें खोली हुई होती हैं, शॉप खोली होती हैं, मार्ट खोले हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए देखते हैं यार अपने मुल्क का अपनी जबान बोलने वाला है, तो आपको रख लेते हैं। अच्छा, पकड़ में आएंगे, जब पकड़े जाएंगे आप कि आप स्टडी वीज़ा पे नौकरी करें, तो आपको भी सज़ा होगी, आपके ऊपर भी जुर्माना लगेगा, उस पर भी लगेगा। लेकिन जब तक छुप छुपा के चल रहा है तो लोग करते रहते हैं। बेहतर ये होता है आप ना करें। आप पढ़ने गए तो आप उसी वक्त जाएं वहाँ पढ़ने जब आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपना वहाँ रहने का खर्चा उठा लेंगे, वरना ना जाए, बेहतर ये है। तो वरना छुप छुपा के बचते बचाते डरते डराते काम जो फिर होते हैं वहाँ पे, वो सही नहीं रहता। वो एक केस होता है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसने वीकेंड में लिया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स में हो जाती है, ग्रेजुएशन के बच्चे को फिर भी अलाउ नहीं होती, वो रखते भी नहीं है, और जॉब ही मिलेगी ना। तो क्या होता है, मास्टर्स वाले को वो फिर बोलते हैं कि चलो कर लेना। लेकिन उसमें भी केस ये होता है कि आपके स्टडी आवर्स कितने हैं। एक फुल टाइम जॉब जो है वो होती है वीकली 40 घंटे की, 8 घंटे पर डे मल्टीप्लाई बाय 5, 40 घंटे, 8 5 40। तो जो वीकली वर्किंग आवर्स है किसी भी मुल्क में वो 40 घंटे हैं, 8 × 5, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है। तो वो देखते हैं आप जो जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो देखते हैं कि आप 40 घंटे निकाल पाओगे या नहीं। इस आगे तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको डेली यूनिवर्सिटी को टाइम देना है 6 घंटे, और वो कहते हैं 9 घंटे आपको सोने को देना है, स्लीप टाइम आपका 9 घंटे। तो फिर तो आप 8 घंटे नहीं दे सकते, फिर आप नहीं पढ़ सकते। एक शख्स है, उसने मास्टर्स में एडमिशन लिया हुआ वीकेंड में, वीकेंड ऑप्शन भी होता है ना वहाँ पे। तो अगर आपने एमबीए एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव होता है एमबीए वीकेंड वाला, अगर आप वो कर रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको खुद अलाउ कर देती है, आपको लेटर बना के दे दीजिए कि आप जॉब पे जाएं, उन पे जाके ये लेटर दे दीजिएगा हमारी यूनिवर्सिटी का कि ये शख्स वीकली 40 घंटे काम कर सकता है, 40 घंटे काम कर सकता है, तो आप फिर वहाँ पे कर सकते हो। तो वो जो अगर कंपनी है, अगर उसको आप समझ आ रहे हो, पहली बात तो ये कि कंपनी को आप भी तो समझ आओ। एक स्टूडेंट जो है वहाँ पे, स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं रखा जाता कि एक स्टूडेंट जो है वो काम से हट के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मांगेगा पढ़ाई के लिए। उसके पेपर होंगे, छुट्टी मांगेगा, उसके मिड टर्म होंगे, उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा, लेट भी आ सकता है, जल्दी भी जाने को बोल सकता है, बहुत सारी चीज़ होंगी। तो लोग प्रेफर नहीं करते उसको रखना जॉब पे। ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप वीकेंड वाले बैच के अंदर हो ऑलरेडी, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ सकते हो और आप सॉरी जॉब कर सकते हो, तो आपको वो रख लेते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आप स्टडी वीज़ा पे, बोलते अच्छा हो, इंग्लिश अच्छी है, और अपनी फील्ड के अंदर आपका अपने मुल्क में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी था, तो वो कंपनी आपको कहती है कि दोस्त आप मुझे समझ आ रहे हो, मेरे पास जो अपने मुल्क का बंदा है वो कह रहा है कि 4,000 यूरो में काम करेगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट ही 2,500 यूरो बताई थी, तो वो आपको रख लेता है, आपका वीज़ा भी स्टडी वीज़ा से चेंज करके जॉब वीज़ा कर देता है। आपका वीज़ा कंपनी चेंज करा देती है, कंपनी आपको नया वीज़ा दिलवा देती है, लेकिन आपसे एक बॉन्ड साइन करती है, कहती है कि भाई आपको 1 साल का वीज़ा तो मैं दिलवा रहा हूँ, लेकिन 1 साल का बॉन्ड होगा, आप मुझसे 1 साल तक जॉब नहीं छोड़ोगे, या 2 साल का होगा। इसकी वजह ये, मिसाल के तौर पे आपकी जॉब लगी, आपने उससे 1 साल का वीज़ा ले लिया और 2 महीने बाद जॉब छोड़ी, उसके बाद जो है वो कहीं और नौकरी पे लग गया। वीज़ा तो उसने दिलवाया था, उसके तो पैसे बर्बाद हो गए बेचारे के। तो पाकिस्तानी लोग माशाल्लाह, क्योंकि दिमाग उनका तेज़ होता है, तो वो जो है वो ये सब चीज़ें वहाँ कर रहे होते हैं, तो उस वजह से ये बॉन्ड वगैरह आपसे करवाए जाते हैं। खैर, तो बात हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, कि जिस तरह बजट को बैलेंस रखना है, गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स में से पैसे नहीं निकालने, बहुत सारे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पैसे डालने हैं, उसी तरह गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि मुल्क से ज़्यादा पैसे बाहर ना जा रहे हो और मुल्क में ज़्यादा पैसे अंदर ना आ रहे हो। इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन कौन से तरीके हैं जिससे मुल्क में पैसे आते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मुल्क से पैसे जाते हैं, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं।
दो चीजें होती हैं, हम इनको कहते हैं पेमेंट डेफिसिट और पेमेंट सरप्लस। पेमेंट डेफिसिट वो होता है जब मुल्क से पैसा ज्यादा बाहर चला गया, पेमेंट सरप्लस वो होता है जब मुल्क में पैसा ज्यादा अंदर आ गया, मुल्क के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें अपने मुल्क के अंदर से पैसे रोकने हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और अगर ज्यादा पैसे लाने हैं तो एक्सपेंडेड जो है वो पेमेंट्स का ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हो। अब देखो आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो हमारा मेजर जो मुल्क के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं, वो जो मुल्क से पैसे बाहर भेज रहे हैं या मुल्क के अंदर पैसे लेकर आ रहे हैं, ज्यादातर बड़ी अमाउंट जो है, बड़ी अमाउंट की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी और दूसरे तरीकों से भी जाती है, बड़ी अमाउंट जो है वो आती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से। इम्पोर्ट होता है तो मुल्क से पैसा जाता है, एक्सपोर्ट होता है तो मुल्क में पैसा आता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है, बजट तो हमने बैलेंस कर लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में से हमने पैसे नहीं निकालने ज्यादा ना ज्यादा डालने, हमने बैलेंस किया हुआ है। अब गवर्नमेंट का एक दूसरा चैलेंज और भी है, वो ये है कि उनको पेमेंट को भी बैलेंस रखना है, दो चीजें बैलेंस रखनी है गवर्नमेंट का। एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क पे बैठी हुई है या किसी मुल्क पे बैठी हुई है, उसके दो बड़े मेजर काम यही होते हैं कि पेमेंट बैलेंस हो, बजट बैलेंस। तो पेमेंट बैलेंस कैसे होंगी वो तो हमें पता चल गया, सॉरी बजट बैलेंस कैसे होगा वो तो हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट जो है वो जितने अखराजात हैं उतनी ही उसकी इनकम होगी गवर्नमेंट की, तो बजट बैलेंस हो जाएगा। पेमेंट बैलेंस कैसे होगी, पेमेंट बैलेंस होगी सर आपकी जब आप अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस कर लोगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर लोगे तो क्या हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड का लफ्ज भी यूज कर सकते हो, एग्जैक्ट लफ्ज उसके लिए कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मार्क कर लेना यहाँ पे, किताब उसको कह रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आप भी वही कहो। एसीसीए के अंदर जो खास टर्मिनोलॉजी है वही हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग जैसे हमने बात की कि बैलेंस ऑफ बजट, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जो है वो लोगों से अगर हमें पैसे कम लेने हैं तो इनकम टैक्स का रेट कम कर देते हैं, और अगर हमें मुल्क में पैसे कम डालने हैं तो हम जो है वो इस साल ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनाते, अखराजात को कम कर देते हैं, कोई एक आध इदारा बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट का एक इदारा प्राइवेटाइज कर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन पता है क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है गवर्नमेंट अपने एक इदारे को, जो गवर्नमेंट इदारा था अपने अंडर में था, उसको बेच देती है किसी कंपनी को या किसी और को। जैसे अभी हमने रिसेंटली पीआईए का केस देखा कि पीआईए पता नहीं अभी बिका नहीं बिका, बिक, तो पीआईए जो है वो गवर्नमेंट कह रही थी बहुत टाइम से कि पीआईए को कोई खरीद ले, पीआईए हमें लॉस देता है। पीआईए गवर्नमेंट का कोर फोकस ये होता है कि ये जो इदारे हैं ये लोगों की सर्विस के लिए बने, इससे हमें कमाना नहीं है, इसका कोर मकसद कमाना नहीं है, यहाँ से कमाने की एक ज़रूरत कभी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल नए जेट खरीदने, नए जहाज खरीदने, तो इस सूरत में तो पैसा चाहिए ना, इस सूरत में हम ये सोच सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, वरना हमारा कोर काम कमाना नहीं है। इसी तरह से सिविल हॉस्पिटल का कोर काम कमाना नहीं है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में आप ये देखते हो कि भाई पूरे मुल्क से अब यहाँ लोग आने लग गए अपने इलाज करवाने, अब यहाँ पे हमें बेड्स कम पड़ते हैं, अब यहाँ हमें रूम्स कम पड़ते हैं, अब यहाँ हमें एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, डायलिसिस की मशीन, ये चीज़ें कम पड़ती हैं। अब हमें ये करना पड़ेगा कि बराबर वाली बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, हमें नई मशीनें डालनी पड़ेंगी, नए बेड लगाने पड़ेंगे, नए डॉक्टर्स हायर करने पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में सिविल हॉस्पिटल कुछ टाइम अपना ऑब्जेक्टिव ये बना सकता है कि हम जो है वो थोड़ा सा कमाते हैं ताकि ये अखराज पूरे हो सके। वैसे तो सिविल हॉस्पिटल को इतनी डोनेशन आती हैं जितनी मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते नंबर में। बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े इदारे, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर लोग और इस तरह की चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को, इन इदारों को डोनेट करती है पैसे। सिविल हॉस्पिटल का एक डोनेशन का अकाउंट है, वहाँ पे आप भी पैसे डोनेट कर सकते हो। जैसे आप गए वहाँ पे, आपने किसी का इलाज करवाया फ्री में,
आपने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा इदारा है, ये तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इसने जो है वो मेरे खुदा ना खास्ता आपके घर में ख़ानदान में किसी को कोई बीमारी हो गई, उसका फ्री इलाज कर दिया। ये इलाज जो था वो फला हॉस्पिटल में तो 20 लाख का हो रहा था, यहाँ पे फ्री हो गया। तो आप बड़ा इंस्पायर होते हो, आप कहते हो कि यार चलो मुझ जैसे और 10 लोगों का भी इलाज होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पैसे डोनेट कर देता हूँ। आप जो है वो अपनी इनकम में से ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं अब अपनी इनकम में से हर महीना 5,000 रुपये जो है वो सिविल हॉस्पिटल को एज अ डोनेशन दूंगा हर महीने। ये आप अपनी तरफ से कर लेते हो। तो इस तरह आप जैसे लाखों लोग हैं जो मुल्क के बाहर से और मुल्क के अंदर से इन हॉस्पिटल और इन इदारों को डोनेशन दे रहे होते हैं। प्लस बिजनेसेस हैं, इतनी फार्मा कंपनीज ऐसी हैं वो दवाएं फ्री में देती हैं सिविल हॉस्पिटल को, क्या आप ये मरीजों को दें जो अपने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी इदारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके यहाँ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स की फीस हम देंगे। एक कंपनी है उसने ये डिसाइड कर लिया, उसने कहा कि आपके डॉक्टर्स की तनख्वाह की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दूंगा। एक ने कहा रेंट जो है वो मैं और ये मेरी दूसरी सिस्टर कंपनी है, हम दोनों मिलकर रेंट दे देंगे। तो गवर्नमेंट के इदारे इस तरह से अपने आप को चला रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हो जाता है। अब हमें करना क्या है, ये तो हमने मैनेज कर लिया कि हमारा ये काम तो निकल गया। हमें अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखना है। पेमेंट को तो हमने कर लिया, अखराजात कम कर लिए, पैसे ज़्यादा ले भी आए उससे भी रोक लिया, पैसे ज़्यादा डाले भी नहीं इससे भी रोक लिया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे रोकें शहजादे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे रोकें? गवर्नमेंट ने बजट तो वो रोक दिया, बजट तो बैलेंस कर लिया, टैक्सेस जितने आएंगे उतने ही खर्चे करने, ये तो बैलेंस कर लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे करें? इम्पोर्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट बढ़ा दें। अभी साल का शुरू है, अभी जून चल रहा है, आप जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी अपनी बना रहे हो, बजट बना रहे हो। आपको ये टास्क मिला है, पिछले साल 10,000 करोड़ के इंपोर्ट हुए थे, एक्सपोर्ट सिर्फ 5,000 करोड़ के हुए थे, आधे का फर्क। इस साल भी ऐसा ना हो जाए। इंपोर्ट कम करने हैं हमें, एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। नहीं बढ़ा तो देंगे, ये तो मुझे भी पता है, ये तो सबको पता है। कैसे करेंगे ये काम, होगा कैसे? मुल्क में जो बन रहा है, मुल्क में जो बन रहा है, मुल्क में जो बन रहा है वही बाहर जा रहा है। पिछले साल 5,000 करोड़ का ही गया, इस साल कैसे 10,000 करोड़ का चला जाएगा? और मुल्क के अंदर जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो मुल्क की रिक्वायरमेंट है। लोगों को ये एसी पंखे चाहिए होते हैं, इसके अंदर जो कॉपर लगा हुआ है वो चाहिए। ये पंखे बनते हैं इस कॉपर वाइंडिंग से, इस सिल्वर वाइंडिंग से। मुल्क के अंदर ज्वेलरी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पेट्रोल, गैस, ये सब चीज़ें बाहर से आती हैं। 10,000 करोड़ की आई थी तो ज़रूरत की ही थी ना, बिकी भी होंगी मुल्क में। तो उसको कैसे कम करूं मैं, या कम करूं भी या नहीं करूं, या एक्सपोर्ट को बढ़ाऊं? नहीं, ऐसा दो बात है। पहली बात ये है, आधे का फर्क है। इंपोर्ट है 10,000 करोड़ की, एक्सपोर्ट है 5,000 करोड़ की। इंपोर्ट, हाँ। तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इंपोर्ट को कम करें या एक्सपोर्ट को बढ़ा दें। एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं, कैसे करें? क्या करें, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लगाएं जो एक साल के अंदर ही आउटपुट भी बना ले और वो बाहर मुल्क के एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो जाए? या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसी में से ऐसा क्या करें? उसी में करना पड़ेगा। उनको कॉल करके रिक्वेस्ट करें, बॉस कुछ करें, ज़रा ज़्यादा करें, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का बोले उनको। सही है, एक्सपोर्ट बाहर करते वो। अच्छा, कितना कर देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट? एक बिजनेस कर देगा, दो कर देंगे, तीन कर देंगे। इम्पोर्ट कम कर दें आप कह रहे हैं? इम्पोर्ट कम करेंगे, क्या करेंगे, ये कर देंगे। इम्पोर्ट कम करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट के करीब ले आएंगे, 5,000 करोड़ पे ले आए इम्पोर्ट को भी। तो इतना बड़ा जो प्रोडक्ट्स का गैप क्रिएट हो जाएगा ना, 5,000 करोड़ की प्रोडक्ट मुल्क में नहीं आएंगी। वो लोग तो खरीदते थे, लोग बोलेंगे भाई वो चॉकलेट खान गई जो मैं खाता था शौक से, किटकैट नहीं आई इस बार। ठीक है। अच्छा, इसका आसान तरीका होता है, एक लफ्ज होता है उसको हम कहते हैं टैरिफ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते हैं टैरिफ। जब भी आप अपने मुल्क से कोई चीज़ बाहर बेचते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कहती है भाई 5% टैरिफ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तो जब भी आपको ऐसा दिखता है कि इम्पोर्ट तो बहुत हो रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे साले, क्या मसला है, सही है? तो एक तरीका होता है उसका, बहुत सिंपल सा। अच्छा, इम्पोर्ट को मैं इतना नीचे लाऊंगा ना, मुल्क में प्रोडक्ट शॉर्टेज हो जाएगी, मसला है, वो नहीं करना मुझे। मैं क्या करता हूँ फिर उसमें, मैं कहता हूँ इस साल के लिए, क्योंकि हमारे पास बजट पेमेंट डेफिसिट है, हमारे पास पैसों का थोड़ा सा प्रोडक्ट का मसला हो जाएगा, पैसे थोड़े से आउट है, ऊपर नीचे है, मुल्क में डेफिसिट है, नहीं आते इतने पैसे। आप अनाउंस कर देते हैं लोगों को, बिजनेसेस को, कि इस साल टैरिफ्स को हमने कम करके कर दिया 1%। जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आप जब भी कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 5% नहीं, सिर्फ 1% पे करेंगे। तो जितने भी आपके मुल्क में लोग हैं जो कि पहले चीज़ें बाहर इसलिए नहीं बेचते थे कि वो बहुत महंगी हो जाती थी बाहर जाके, तो बाहर का बायर खरीदता नहीं था। यूएस का एक शख्स है, वो खरीदना तो चाहता है आपकी प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, उस पर 5% टैरिफ लग जाता है, वो इतनी महंगी हो जाती है। टैरिफ भी तो वही पे कर रहा है ना असल में, सेलर। टैरिफ खत्म हो गया अगर, तो वो खुश हो जाएगा, बोलेगा चलो ठीक है, आप उससे बात करो भाई, इस साल टैरिफ कम हो गया, रेट कम है, अब ले लो। दूसरा काम ये कर सकते हो, एक्सपोर्ट को तो आपने ऐसे ऊपर ले गए, इंपोर्ट की सूरत में भी ये कर सकते हो, सारे बिजनेसेस को अनाउंस कर दो कि भाई इंपोर्टेड गुड्स जो है उसके ऊपर टैरिफ 5% से बढ़ा के 10% होगा या 8% होगा। तो टैरिफ भी बढ़ा दिया आपने, तो क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स अब लोग थोड़ा सा, सारे नहीं रुकेंगे, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें तो मंगानी मंगानी है, सही। पेट्रोल आएगा, गैस आएगी, ये चीज़ें तो आएंगी, इंडस्ट्री चलती उसी से। लेकिन जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी, जो ब्लैंकेट बाहर से आ रहे थे, वो ब्लैंकेट अब कंपनी बोलेगी बाहर से नहीं मंगाते, इसको हम यहीं बना लेते हैं। क्योंकि ये 10% जब बाहर से मंगाने पे लग रहा है, तो हो सकता है इतने पैसों में तो शायद यहाँ भी बना लें हम, रुई वगैरह लेते हैं, ये सब आइटम लेते हैं और इससे बना लेते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो अचीव हो जाता है, और हमारा जो काम है वो चलता रह जाता है। तो ये बेसिकली टोटल इस चैप्टर का सारा कुछ मिला के है। मेरा ख्याल है आप लोगों की सेहत के लिए इतना बहुत हो गया आज के लिए। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर है, उसको फिर हम देखते हैं।